हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस चैनल में। आशा करती हूँ कि पिछले पुराने वीडियो आपको समझ में आए होंगे, जो भी पढ़ाया है मैंने। कल हमने पाचन तंत्र में आहार नाल पाचन तंत्र के आहार नाल में हमने छोटी आंत तक देख लिया था। अब हम आज उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो कल हमने क्या क्या देखा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि पहली कक्षा से ही बताती आ रही हूँ कि पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। मानव पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट्री केनाल एंड दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नाल, और दूसरा पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल क्या होती है, हमें पता है कि मांसपेशियों की बनी हुई नलिकानुमा संरचना जो मुख से लेकर गुदा तक होती है। इसकी लंबाई 6 से 9 मीटर, लगभग 32 फीट, जो अपेक्षाकृत छोटी होती है। आहार नाल की मुख्य संरचनाएं हमने देख ली थी, जिसमें हम छोटी आंत तक हमने पढ़ लिया था। हम थोड़ा सा छोटी आंत का रिवाइज कर लेते हैं कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। आमाशय से सीधा भोजन इस छोटी आंत में आता है। ऊपर आमाशय है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे। इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, क्योंकि इसका व्यास कम है। एक नलिकानुमा संरचना होती है। अब ये जो हमारी छोटी आंत है, इसमें एक नया अंग खोजा गया है, जिसका नाम है, ये जो बीच बीच में खाली जगह बची हुई है हमारी छोटी आंत में, इनमें एक स्ट्रक्चर खोजा गया है 2018 में, जिसका नाम है मेजेंटरी। हमारी जो छोटी आंत है, इसका नाम है मेजेंटरी। ये एक नया अंग खोजा गया है। एक नया अंग खोजा गया है 2018 में, ठीक है। अब छोटी आंत में भोजन यहाँ से आना स्टार्ट होता है। इसका भाग होता है, ये छोटी आंत का पहला भाग, और सबसे छोटा भाग होता है डियोडुनम। ठीक है। इस भाग में जैसे ही आमाशय से भोजन भोजन छोटी आंत के इस भाग में आया, तो इधर से ये यकृत एक संरचना है, एक ग्रंथि है, इसके अंदर पित्ताशय मिलता है, पित्ताशय से पित्तरस आया, और इधर अग्नाशय से एंजाइम आए, ताकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन हो सके, और कुछ अवशोषण यहाँ पे होता है। फिर भोजन, बचा हुआ भोजन आगे इस भाग में आता है जेजुनम में। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें पूर्ण पाचन होता है तथा इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है।
तथा इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जिससे भोजन पचे हुए भोजन का सीधा अवशोषण वो रक्त वाहिनियां कर सके। तो इसका यह भाग हो गया जेजुनम। और फिर एक और भाग बचा है हमारी छोटी आंत का, जिसका नाम है इलियम। ये सबसे अंतिम भाग होता है। ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। इसमें विटामिन का पाचन होता है। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। हमारी जो वसा होती है वो वसा वसी अम्ल में बदल जाती है। वसा वसी अम्ल में बदल जाती है। कौन से भाग में? इलियम वाला जो भाग होता है उसमें। और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। अब यहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इन सबका पाचन हो जाता है। अब विटामिन का भी यही पाचन हो जाता है। विटामिन B12 का इलियम में अवशोषण होता है। हम जो भी विटामिन B12 युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, उनका पाचन छोटी आंत और आमाशय के द्वारा हो जाता है उस भोजन का। लेकिन जो विटामिन B12 बचा है उसका अवशोषण इस भाग में हो जाता है। और इस छोटी आंत की ऐसी कुछ इस तरीके की संरचना होती है अंदर से। यहाँ पर कुछ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे डॉट 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 ऐसे। इनमें रक्तवाहिनियां होती है। और ये भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ये जो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ये भोजन में जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करते हैं, ताकि जिससे शरीर में हमें ऊर्जा मिल सके और पोषण मिल सके। इनका नाम है विली या माइक्रोविली। विली या माइक्रोविली। ठीक है, आया इतना समझ में? अब हमारी जो छोटी आंत होती है, ये एक रक्षा तंत्र होता है। इस छोटी आंत में लिम्फोइड ऊतक पाए जाते हैं, जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, ताकि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो। इस वजह से इसमें लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। हमारी छोटी आंत में लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यू पाए जाते हैं जिससे हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो। ये हमारी रोगाणुओं से रक्षा करता है। रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। शरीर की रक्षा करता है। हमारी छोटी आंत में लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, जो हमें रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। और हमारी छोटी आंत में लगभग 80% ऊर्जा का संग्रहण यही कर लेती है। हमारी जो छोटी आंत होती है वो हमारे किए गए भोजन का 80% ऊर्जा का अवशोषण करती है। हमारे द्वारा किए गए भोजन का 80% ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है। ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है। ठीक है,
ये हो गई कुछ इस तरीके की हमारी छोटी आंत। पहला भाग होता है इसका डिओडेनम। इसमें आमाशय से भोजन आता है और पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने में मदद करते हैं। फिर आधा अधूरा भोजन इसमें जाता है। दूसरे वाले भाग जेजुनम में, यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है तथा भोजन का अवशोषण हो जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। फिर इलियम में आता है जहाँ पे प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, वसा जो होती है वो वसीय अम्ल में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे विटामिन का भी अवशोषण होता है, विशेषकर विटामिन B12 का इसी भाग में अवशोषण होता है इलियम में। हमारी छोटी आंत रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है क्योंकि इसमें लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। और छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर, हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक दीवारों पर ये छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जिन्हें विली या माइक्रोविली कहते हैं। इनका कार्य होता है कि भोजन को आगे की ओर धकेलना और उनमें से पोषक तत्वों का अवशोषण करके रक्त में पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। अब भोजन हमारा एंट्री करेगा सीधे बड़ी आंत में। हमारी जो छोटी आंत होती है वो 80% ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है। अब सीधे भोजन हमारा एंट्री करेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत से आया हुआ भोजन सीधे बड़ी आंत में एंट्री करेगा। ये छोटी आंत का कुछ हिस्सा हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से हमारी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। अब आज मैं पूरा पाचन तंत्र समझाने के बाद बना दूंगी। आज इसको हम आहार नाल को खत्म करेंगे, न कि पाचन तंत्र को। अभी पाचन तंत्र खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां और फिर उसके बाद पाचन ग्रंथियां पढ़नी है कि हमारे द्वारा हमने खाया क्या क्या है और हमें खाना क्या क्या चाहिए और हम खाते क्या हैं। ये जो हमारी छोटी आंत का ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा मसल्स का बना हुआ होता है। सॉरी, बड़ी आंत का स्ट्रक्चर, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। इससे बड़ी आंत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका व्यास ज्यादा है, वरना ये छोटी आंत से इसकी लंबाई कम होती है। दिख रहा है सभी को? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी बड़ी आंत का है। यहाँ से छोटी आंत का कुछ भाग इससे जुड़ा हुआ होता है। सीधा भोजन यहाँ एंट्री करेगा, कुछ समय यहाँ रेके भोजन इधर की ओर धकेला जाएगा क्योंकि इसकी ये जो मसल्स होती है बड़ी आंत की, ये जो एक स्ट्रक्चर मिलता है इसका नाम होता है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स उनको दिया जाता है जो जीव शाकाहारी होते हैं। अर्थात इससे यह साबित होता है कि हमारी आहार नाल में जो अपेंडिक्स दिया गया है, अभी तो यह एक अवशेषी अंग है, लेकिन मानव एक शाकाहारी प्रकृति का भी है क्योंकि अपेंडिक्स का मिलना मानव को शाकाहारी प्रकृति का दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि अपेंडिक्स उन्हीं को दिया जाता है जो जीव शाकाहारी होते हैं।
यह हमारी पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। हमारी जो बड़ी आंत होती है वो हमारे पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जो बचे हुए भोजन में से आंत से बचा हुआ भोजन आया था छोटी आंत से यहाँ पर इसमें, क्योंकि छोटी आंत ने सिर्फ पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया था। अब इसके बाद जो बचा हुआ भोजन और उसमें पानी भी भरा हुआ है, तो ये जो छोटी आंत को इसकी जो मसल्स होती है इनका कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्शन करती है, और पानी और खनिज और लवण इन तीनों का अवशोषण करके सीधे ऊपर की ओर धकेलती है। पूरी ही आंत कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्शन करके पानी का अवशोषण करते जाता है, और फिर अनपचे भोजन को यहाँ पर आके रेक्टम में इकट्ठा कर देता है। ठीक है, हमारी जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से आया हुआ भोजन या पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है, और फिर बचे हुए भोजन में से पानी का अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण कर लेती है। उसके बाद अनपचा हुआ भोजन आगे की ओर धकेल दिया जाता है और रेक्टम में इकट्ठा कर दिया जाता है। जब पूरी तरीके से हमारा पाचन हो जाता है तो यही आंत एनस के द्वारा अनपचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है मल के रूप में। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यह यहाँ पे लिख देती हूँ, यह पानी और खनिज का अवशोषण करती है। शायद इधर का दिखेगा नहीं। पानी और खनिज का अवशोषण करती है। यह पानी और खनिज का अवशोषण करती है तथा अनपचे भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। मल के रूप में बाहर कर देता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके 4 भाग होते हैं। ये जो भाग होता है इसका नाम दिया गया है सीकम, और बाकी के ये भाग है इन सभी का नाम कोलन है। ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, और ये वाला भाग है ये हमारे अपेंडिक्स से जुड़ा हुआ होता है। अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग होता है, अवशेषी अंग है। ठीक है, क्या होता है इनमें जल और खनिज लवण का अवशोषण करके अनपचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है। इसका ये कार्य होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये यहाँ से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, मैं इसको इधर बना देती हूँ ताकि उधर इसके कार्य लिख लेंगे, समझाने के लिए अच्छा रहेगा। हमारी ये जो बड़ी आंत है, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे यह पानी और खनिज लवण को निचोड़ता है और अनपचे हुए भोजन को रेक्टम में इकट्ठा करके उत्सर्जन के रूप में बाहर करता है। ठीक है, एनस, ये सीकम, ये अपेंडिक्स, ये कोलन। ये छोटे आंत से आए हुए भोजन का कुछ अवशोषण करता है तथा पाचन आहार, हमारी जो बड़ी आंत है उसका पहला हिस्सा होता है और छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है, छोटा भाग होता है। फिर ये बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है, इसमें जल और खनिज का अवशोषण होता है और यहाँ पे अनपचा भोजन को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, अब बड़ी आंत के कुछ कार्य देख लेते हैं, किसके कार्य क्या होते हैं। यह पानी और खनिज का अवशोषण करती है, पानी और खनिज का अवशोषण करती है, पानी और खनिज का, शायद इधर दिखेगा नहीं, पानी और खनिज का अवशोषण, यह मल का निर्माण और उत्सर्जन करती है, मल का निर्माण और उत्सर्जन, हमारी जो छोटी बड़ी आंत होती है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गट माइक्रोबायोटा, हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गट माइक्रोबायोटा, जो विटामिन बी और के का निर्माण करते हैं। गट माइक्रोबायोटा बैक्टीरिया पाए जाते हैं या जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन बी और के का निर्माण करते हैं। विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण करते हैं। आया था समझ में? ये हमारी बड़ी आंत के कार्य हो गए। ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है, मल का निर्माण और उत्सर्जन करती है, और गट माइक्रोबायोटा, हमारी बड़ी आंत में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं
वो जीवाणु विटामिन बी और के का निर्माण करते हैं, और विटामिन बी और के का निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है। अब इस बड़ी आंत से संबंधित कुछ बीमारियां देख लेते हैं। सबसे पहली है कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की बीमारी। कुछ लोग अत्यधिक देर तक मल त्याग नहीं करते हैं, तो हमारी बड़ी आंत लगातार पानी का अवशोषण करती जाती है, और वो मल धीरे धीरे कठोर होता जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मल त्याग करने में समस्या होती है, और उस बीमारी का नाम दिया जाता है कि उन्हें कब्जे की बीमारी हो गई है। इसका मेन कारण ये है कि वो पानी, हमारी बड़ी आंत पानी का अवशोषण लगातार करती जा रही है, और मल का अत्यधिक कठोर होना। कब्ज, लगातार पानी का अवशोषण करना, लगातार पानी का अवशोषण और मल का कठोर होना। दूसरी होती है डायरिया, दस्त लगना। कभी कभी हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरियाओं का संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी का अवशोषण नहीं कर पाती है, तो बड़ी मात्रा में मल के रूप में पानी का जाना, जिसे दस्त कहते हैं। पानी का अवशोषण नहीं होना, अवशोषण नहीं होना, हम कहते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई। पानी की कमी नहीं होती है, हमारी बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बड़ी आंत पानी का अवशोषण नहीं कर पाती और हमें डायरिया हो जाता है। तीसरी है कोलाइटिस। इसमें कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये जो पूरा कॉलन होता है, इनमें सूजन आ जाती है। कॉलन में सूजन आना, कोलाइटिस। अब एक और बीमारी होती है हमारे बड़ी आंत से संबंधित, बवासीर। कभी कभी हमारी मलाशय और गुदा की रक्तवाहिनियों में सूजन आ जाती है और रक्तवाहिनियां बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है बवासीर। इसकी जो रक्तवाहिनियां होती है मलाशय की, इन रक्तवाहिनियों में सूजन आ जाती है, रक्तवाहिनियां बढ़ जाती है या इनमें सूजन आ जाती है, या इनकी नसों में सूजन आना। इनकी नसों में सूजन आना। और हमारी बड़ी आंत में एक और रोग होता है कोलन कैंसर। हमारी बड़ी आंत की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ना और लगातार बढ़ते रहना, जिसे कोलन कैंसर कहते हैं। इसका नाम ही कोलन है। बड़ी आंत की कोशिकाओं का लगातार अनियमित रूप से बढ़ते रहना, अनियमित बढ़ना कोलन कैंसर कहलाता है। तो ये हो गई हमारी एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं बड़ी आंत के। पानी और खनिज का अवशोषण करना, मल का निर्माण और उत्सर्जन करना, और हमारी बड़ी आंत में गट, माइक्रो
बायोटा एक जीवाणु पाया जाता है जो हमारे बड़ी आंत में विटामिन बी और के का निर्माण करता है। फिर इससे संबंधित कुछ बीमारियां होती है। लगातार कब्ज का होना, कब्ज एक बीमारी है। ये किस कारण से होती है? जो लोग देरी से मल त्याग करते हैं और हमारी बड़ी आंत लगातार पानी और खनिज का अवशोषण करते रहता है। फिर दस्त, कभी कभी हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पानी का अवशोषण नहीं कर पाती और बड़ी मात्रा में जल मल के रूप में बाहर निकलता रहता है, जिसे दस्त की बीमारी या डायरिया कहते हैं। फिर होता है अगला रोग हमारी बड़ी आंत में बवासीर। हमारे मलाशय और गुदा एनस की रक्तवाहिनियां सूज जाती है और इनकी लंबाई भी अपने आप बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से बवासीर रोग होता है। और कोलन कैंसर, बड़ी आंत का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस इस कोलन की लगातार सूजन, इस कोलन में जितनी भी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं का लगातार बढ़ते रहना कोलन कैंसर कहलाता है। फिर कोलाइटिस, इस कोलन में सूजन आना कोलाइटिस रोग हो गया। ये अपेंडिक्स का मिलना मानव को एक शाकाहारी प्रकृति का दर्शाता है। ये हो गई हमारी आहार नाल आज कंप्लीट। कल हम इसमें पाचन ग्रंथियां देखेंगे। हमने अपनी कक्षाओं में देखा है कि हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है, ये देख लिया, हमने भोजन खाया वो। कल हम पाचन ग्रंथियों में देखेंगे कि भोजन अब शरीर में जाके कार्य कैसे करता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि इतनी कक्षाएं आपको समझ में आई होगी। आप भी पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। बाय, गुड डे।